11 का, ये मान के चलो। बस तुम फिजिक्स का टेस्ट फॉलो करते रहो, उसके हिसाब से पढ़ते रहो, बिल्कुल सीक्वेंस में तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी, उस सीक्वेंस में बिल्कुल रिवीजन भी हो जाएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में रिवीजन हो जाएगा। इसलिए लेके चलो 12 का एक चैप्टर, 11 का एक चैप्टर, तो एक तरफ से तुम 12th पढ़ते जाओगे, 11th रिवाइज करते जाओगे। जब तक तुम्हारा 12th कंप्लीट होगा तब तक तुम्हारा 11th पूरा रिवाइज हो चुका होगा, है ना। इसको लेके चलो, क्लियर ये है ना। अगर मान लो तुमको मैं बता दूं कि क्वेश्चन कहां से आना है, कितने मार्क्स ले आओगे? अगर मैं तुमको बता दूं कि ये क्वेश्चंस आने हैं, क्वेश्चन ही बता दूं टेस्ट का, कितने मार्क्स ले आओगे? कैसे गधे हो तुम बे। इनको मैंने बोला तुमको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और कितने ले आओगे? 100 अबव। इनमें कॉन्फिडेंस अभी भी देखो अभी लड़कियां कैसे आंसर देंगे। अगर मैं तुमको बता दूं कि कितने नंबर लाने, कितने क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन आने वाले, या कौन से क्वेश्चन आने वाले, कितने मार्क्स ले आओगे तुम? 180। फंसे तुम, समझदार हो इस मामले में, तुमने जो केयरफुली आंसर दिया 100+, तुम फंसे हो 180, राइट। वर्ड ऑफ एडवाइस, जब तुम कॉलेज पहुंचोगे, जनरली ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, पर मेडिकल कॉलेज में भी चांसेस हैं, अगर तुम्हारे प्रोफेसर कभी भी ये बोले कि इस बार ओपन बुक एग्जाम करा लेते। ओपन बुक एग्जाम का मतलब होता है ऐसा एग्जाम जिसमें तुम बुक ला सकते हो, कभी एग्री मत करना उनसे, कभी एग्री मत करना, फंस जाओगे तुम। तुम्हारे ओपन बुक, तुम बुक जितनी भी लेके जाओगे कहीं आंसर नहीं मिलने वाला, कभी एग्री मत करना। उससे अच्छा सर नहीं लाएंगे, कुछ नहीं लाएंगे, तैयारी करके आएंगे और दे देंगे, फिर भी नंबर आ जाएंगे, कभी एग्री मत करना। आईआईटी वाले होगा ही होगा 1 या 2 बार, ऐसा पक्का है ना। तो ये भी मैं तुमको बता दे रहा, मोस्ट प्रोबेबली अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, जो भी डेट डिसाइड होगा जिसमें पूरा तुम्हारा पार्ट टेस्ट होने वाला पहले से लेके लास्ट तक, जितने तुमने एग्जाम दिए हुए हैं अभी तक, जितने टेस्ट पेपर तुम्हारे पास है, उन्हीं टेस्ट पेपर से एक एक क्वेश्चन होगा। जितने टेस्ट पेपर तुमने दिए हैं सारे क्वेश्चन उसी से होंगे। तुम्हारे पास क्वेश्चन भी है, तुम्हारे पास आंसर भी है, तुम्हारे पास ऑलमोस्ट सबके सॉल्यूशन भी है, फिर भी तुम 180 में 180 लाके दिखा दो। है ना। तो तैयारी अपनी शुरू रखो, है ना। चलो कहां तक पढ़ लिया हमने? हाइपोथेटिकल फोर्स। बेसिकली हमने क्या कर लिए, सारे टाइप के पोटेंशियल जी देख लिए। अब समझो बेटा पैटर्न, राइट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हमको क्या करना है, समझना है। थोड़ा सा पैटर्न समझ लो, फिर मैं सारे केसेस यहां पे करवाऊंगा। हमारे पास, राइट, यहां पे मैं समझा दे रहा हूं। हमारे पास है एक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन, राइट। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और साथ ही साथ क्या है, वर्क डन भी। पोटेंशियल एनर्जी भी हमने 3 टाइप की पढ़ी हुई है। एक पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा पढ़ा है हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा पढ़ा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब समझो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, पहले पैटर्न समझ जाओ क्या है। क्वेश्चन के जो पैटर्न्स है वो आपस में इन्हीं के कन्वर्जन में, आपस में इन्हीं का कन्वर्जन कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। भाई एक वैल्यू घट रही है, दूसरी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। तो काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज होगा पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी कभी चेंज हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह से कभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा वर्क डन में, कभी वर्क डन चेंज होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। वर्क एनर्जी थ्योरम से देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा किसमें, वर्क डन में, कभी वर्क डन चेंज होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या है, अलग अलग टाइप की। तो इनमें भी कभी ऐसा हो जाएगा कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, कभी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, कभी ग्रेविटेशन काइनेटिक ग्रेविटेशन में, कभी स्प्रिंग चेंज होगा काइनेटिक में, कभी काइनेटिक चेंज होगा स्प्रिंग में। तो घुमा फिरा के हमारे पास सिर्फ इतनी चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। अब इसमें से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके भी 3 टाइप है, और जो क्वेश्चन आएगा वो आपस में इन्हीं के बीच का कन्वर्जन आएगा। एक फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो गए, दूसरा फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पहले में कन्वर्ट होता रहेगा, राइट। कहीं कहीं पे जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वर्क डन के बराबर होगा। इन्हीं के बीच में क्या होगा, कन्वर्जन होता रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 3 टाइप के हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी दूसरे में, दूसरा पहले में कन्वर्ट होता रहेगा। इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को पढ़ के तुमको क्या करना है, समझना है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा हुआ है।
इसी तरह से वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स भी पूछ सकता है। ध्यान रखना है, जब जब रेसिस्टिव फोर्स वर्क करेगा, जब जब रेसिस्टिव फोर्स वर्क करेगा, तब तक वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई रेसिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क किया है, तो सीधा सीधा तुमको देखना है कि लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई है। अब हो सकता है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो, या हो सकता है काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही क्या हो, लॉस हो। बस तुमको देखना है कि भैया कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। तो तुम सीधा सीधा बोल सकते हो वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स किसके बराबर होगा, जितनी मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाए, लॉस हो जाए। यही पैटर्न घुमा फिरा के बार बार इधर से उधर क्या करेगा, पूछेगा। क्लियर है ये? तो जो भी हमने क्या किया वहां पे लिखा हुआ है, उनमें सारे पैटर्न एक एक करके क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जब मैं तुमको क्या करूंगा, समझाऊंगा, तो यहाँ पे दोनों टाइप के केस क्या करूंगा, बताऊंगा कि अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता तो ऐसा, रेजिस्टिव फोर्स है तो ऐसा, राइट, ताकि कंपैरिजन करके तुमको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि भैया ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा नहीं होता तो किस टाइप से होता। दोनों को क्या कर पाओ, तुम कंपेयर कर पाओ। तो पहले समझ लेना है, उसके बाद क्या करना है, नोट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर कभी वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स निकालना हो तो कितना हो जाएगा, कैसे होगा। तो उसको समझने के लिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, दो केसेस देख रहे हैं, पैरेलल केसेस देख रहे हैं। पहला केस हमने बोला व्हेन एयर रेसिस्टेंस इज absent, when air resistance is absent, right? या फिर लिख सकते हैं in absence of air resistance, कोई रेसिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा केस है। मान लो हमने बोला कि भाई ये हमारा क्या है, सरफेस है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया है, h हाइट से रिलीज किया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। हमें ये देखना है कि जब ये आके जमीन से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हम चाहे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, हम चाहे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। हम कह रहे हैं कि भाई यहां पे किसी भी टाइप का कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं बिटवीन ए एंड बी। हम बोलेंगे जितनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ए पे होनी चाहिए, उतनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बी पे होनी चाहिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mg है, राइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा हुआ। इसी तरह से जब ये अर्थ पे आएगा, सरफेस से टकराएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, राइट। m से m कैंसिल और वेलोसिटी निकल के आया √2gh। √2 को अप्रोक्सीमेटली मैं 1.4 लिख ले रहा, राइट, 1.42 होता है। मैंने मान लिया कि भाई अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1.4, और gh अंदर रहेगा। इसका मतलब है कि अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं हुआ तो इसे कायदे से कितनी वेलोसिटी से आके टकरानी चाहिए, 1.4 √gh, इतने से कायदे से आके टकराना चाहिए। बट अब हम यहां पे देख रहे हैं अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो तो हमने लगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो फिर हमने बिल्कुल वैसी सिनारियो लिया। हमने बोला कि लेट्स से हमारे पास एक मास है m, जिसको हम क्या कर रहे हैं, h हाइट से रिलीज कर रहे हैं, राइट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इसको यहां से हमने क्या कर दिया, रिलीज किया। कायदे से जब ये जाके जमीन से टकराएगा, राइट, सरफेस से कोलाइड करेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कायदे से 1.4 √gh। बट ये आया और टकराया 1.2 √gh से। क्वेश्चन ऐसे ही बोल दिया कि जब हमने इसको रिलीज किया तो आगे कितने से टकरा रहा है, 1.2 √gh से। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे कौन प्रेजेंट है, एयर रेजिस्टेंस, और उसने कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करा दिया, लॉस कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना, राइट। क्वेश्चन पूछा है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना। अब समझो बेटा, जब जब कोई भी रेसिस्टिव फोर्स वर्क करे, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो, फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स, वहां पे मैकेनिकल एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। और जितनी मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ है, हम बोलेंगे एयर रेजिस्टेंस ने या फ्रिक्शन फोर्स ने उतना ही क्या कर दिया, वर्क कर दिया। भाई जितना रेजिस्टिव फोर्स वर्क करता जाएगा उतनी एनर्जी क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। तो तुमको और कुछ नहीं, जब भी वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स बोले, तुमको सीधा सीधा निकालना है लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तुमको सिर्फ निकालना है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है, चाहे वो सिर्फ काइनेटिक में हो, चाहे सिर्फ पोटेंशियल में, या काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में।
लॉस निकालने के लिए तुम बोलोगे कि भाई जितनी मैकेनिकल एनर्जी कहां पे है, ए पे है, माइनस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बी। ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। मैकेनिकल एनर्जी एट ए सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी है, mgh माइनस, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0 माइनस मैकेनिकल एनर्जी। अगर बी पे निकालें तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू गिवन है 1.2 रूट gh का होल स्क्वायर। यहां पे हमारे पास है mgh माइनस 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.44, राइट, 12 का स्क्वायर 144, तो 1.44, ये gh हो गया, m है डिवाइड बाई 2, 1.44 डिवाइड बाई 2 कितना, 0.72, राइट, तो ये हो गया 0.72 mgh, ये m और ये gh। mgh माइनस 0.72, ये आ रहा है कितना आंसर, 0.28 mgh। ये आ रहा है क्या, वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस 0.2 mgh। इतना एनर्जी क्या कराया उसने, लॉस कराया। इतनी एनर्जी का लॉस हुआ है, और जितना एनर्जी का लॉस हुआ है उतना ही, राइट, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स होगा। लेकिन यहां भी थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। मान लो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन ऑप्शन कुछ इस तरह से, इफ ऑप्शंस आर, मान लो मैंने बोला कि भैया ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, पहला गिवन है 0.28 mgh, सेकंड गिवन है 0.72 mgh, थर्ड दिया हुआ है माइनस 0.28 mgh, और फोर्थ दिया हुआ है माइनस 0.72 mgh। मैंने बोला अगर ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों ही प्रेजेंट रहेगा, अगर ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों हैं, तो फिर हम ऑप्शन क्या चूज करेंगे, माइनस। अगर ऑप्शन में माइनस है तो हमें माइनस चूज करना पड़ेगा। रीजन, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स आर जनरली, जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस किधर लग रहा होगा, ऊपर, एंगल की वैल्यू 180, cos 180 की वैल्यू माइनस, तो हम लिख देंगे माइनस। क्लियर है। लेकिन अगर ऑप्शन में माइनस नहीं है तो वो सिर्फ पूछना चाह रहा है भैया कितना का लॉस हुआ है, वो है 0.28 mgh। समझो बेटा, टर्म से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्लस लगाना है या नहीं लगाना। जैसे अगर बोले वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, तुम बोलो माइनस 0.28 mgh। अगर बोले लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तुम बोलोगे माइनस 0.2, सॉरी, अगर बोले लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तुम बोलोगे 0.28 mgh, और अगर बोले चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी तो तुम बोलोगे माइनस 0.28 mgh। अगर चेंज बोलेगा तो माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि भाई बाद में क्या हुई है, वैल्यू कम हुई है, तुमको वहां पे साइन के साथ देना पड़ेगा। लेकिन अगर टर्म में यूज किया है लॉस, तो लॉस अपने आप में क्या कर पाएगा, इंडिकेट कर सकता है कि वैल्यू क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, बस तुमको बताना है कितना कम। तो अगर टर्म यूज किया हुआ है लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो सिर्फ बताओ इतना का लॉस हो गया है 0.28 mgh। लेकिन बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर लिखो माइनस 0.28 mgh, वो बताएगा कि हाँ फाइनल वैल्यू क्या है, कम है। अगर वर्क डन पूछा है तो वर्क डन में माइनस है तो क्या लगा देना है, माइनस साइन लगा देना है। क्लियर है ये। तो पूरा डिपेंड करता है कि वैल्यू किस तरह से दिया हुआ है। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स को इस तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। नोट करो दोनों को कि वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्सेस हमें क्या करना है, कैसे निकालना है, और वो निकालना है कैसे, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी से, राइट। तो कितने मैकेनिकल एनर्जी का चेंज हुआ है बस उतना निकाल लो। फिर ऑप्शन भी देखो, अगर ऑप्शन में प्लस दिया या माइनस दिया उसके अकॉर्डिंग क्या करो, फिर ऑप्शन लगाना है, आंसर लगाना है। क्लियर है। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि अगर वन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो, चेंज हो, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसके भी हम क्या कर रहे हैं, दो केसेस देख रहे हैं, साइड बाय साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और उसके लिए हम देख रहे हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, राइट। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, राइट। समझो जरा, दो केसेस मैं यहां पे क्या कर रहा, ले रहा, दोनों को मैं यहां पे समझा दे रहा। अदरवाइज बुक में कभी तुम देखोगे तो कभी एक केस दिया हुआ है, कहीं पे अचानक से दूसरा केस दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, और वहां पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। मान लो कि मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग से मैंने क्या किया, मास को कनेक्ट कर रखा हुआ है, और मैंने उसको ऐसे रखा है उसके नेचुरल लेंथ पे।
अब पहले केस में जस्ट मैंने मास को रखा हुआ है तो नीचे में हाथ हाथ लगाया हुआ है, तो जितना भी उसका नीचे की तरफ वेट है उसको मेरा हाथ नॉर्मल रिएक्शन से क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में। पहले केस में मैंने क्या किया, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से ऐसे करके क्या किया, हाथ हटाया और ऐसे हटा लिया। तो इस केस में जब हम क्या करेंगे, हाथ हटाएंगे तो ये थोड़ा सा क्या होगा, नीचे आएगा, थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। कब तक नीचे आएगा, जब तक उसके मास को, जब तक उसके वेट को कौन ना बैलेंस कर ले, राइट, ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स। भाई स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी तो लगेगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, वो अपनी जगह से थोड़ा सा क्या होगा, एक्सपैंड होगा। ये होगा पहला केस। दूसरे केस में हम ये बोलेंगे कि मान लो हमने क्या किया, इसे रखा हुआ है और अचानक से मैंने क्या कर दिया, हाथ हटा लिया। जब मैं अचानक से क्या करूंगा, हाथ हटाऊंगा, तो भी तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, लेकिन इस केस में थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, और फिर जब वो सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, वापस आएगा। तो दोनों में जो एक्सपेंशन होगा स्प्रिंग का, सेम होगा या अलग अलग होगा, किसमें ज्यादा होगा, सेकंड वाले केस में। तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, पैरेलली देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग है उसमें एक्सपेंशन कितना हुआ। क्लियर है, ये दोनों को पैरेलली समझ रहे हैं। तो केस वन हमने बोला है व्हेन स्प्रिंग इज रिलीज्ड स्लोली। तो पहला केस हम ले रहे हैं जिसमें हमने स्प्रिंग को क्या किया है, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे क्या किया, रिलीज किया है। समझ लेना है, फिर नोट करना। तो पहले सिनारियो ऐसा हो गया कि भाई ये हमारा स्प्रिंग इस तरह से रखा हुआ है और यहां पे हमने m मास लगा दिया हुआ है, और इसको हमने क्या किया है, नीचे किसी सपोर्ट से बैलेंस कर रखा है। तो नीचे की तरफ जो मास है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, बेसिकली, राइट, जो सपोर्ट है उसमें लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन। और स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ में है। अगर वो अपने नेचुरल लेंथ में है तो इसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो हो गया इसका मीन पोजीशन। फिर अगले केस में, अगले पार्ट में इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। जब इसको हटाएंगे तो जो स्प्रिंग होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, और लेट्स से यहां पे आ गया। तो अपनी जगह से जो स्प्रिंग है वो कितना एक्सपैंड हो गया, x, और वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वही हमें निकालना है। अब हम कहेंगे कि जब ये एक्सपैंड हुआ है तो यहीं पे आके रुका हुआ है, मतलब ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, mg, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, kx, मैग्नीट्यूड वाइज कितना, kx, और ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम फोर्स बैलेंस का क्या कर सकते हैं, केस लगा सकते हैं, राइट। हम बोलेंगे भाई फोर्स क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहां से हमने निकाला कि x की वैल्यू कितनी आएगी, mg/k। तो स्प्रिंग में इतना एक्सपेंशन होगा, जो स्प्रिंग होगा उतना क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। ये नॉर्मल। सेकेंड केस ले रहे हैं व्हेन स्प्रिंग इज रिलीज्ड सडनली, राइट। हमने यहां पे क्या किया, स्प्रिंग को अचानक से रिलीज कर दिया। अब अगर हम स्प्रिंग को अचानक से रिलीज करेंगे तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि भाई इसका मीन पोजीशन वाला पार्ट क्या है, वो यहां पे लिखा है, राइट। नीचे में हमने क्या रखा है, सपोर्ट लगा रखा है, और यही इसका क्या हो गया, मीन पोजीशन, राइट, ये हो गया मीन पोजीशन। अब हमने इसको क्या किया है, अचानक से रिलीज किया। जैसे हम इसको क्या करेंगे, अचानक से रिलीज करेंगे, वैसे ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। और एक्सपैंड हुआ यहां तक। क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि भाई इसमें कितना एक्सपेंशन हुआ। अब बताओ, क्या ये यहां पे इक्विलिब्रियम में है, राइट, नहीं, क्योंकि इतनी तेजी से क्या हुआ है, एक्सपैंड हुआ है कि इसको जहां तक एक्सपैंड होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया है इसके वेट से। इसलिए ये फिर धीरे से क्या होगा, ऊपर जाएगा, और फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब है कि इसमें जो मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम पे इक्विलिब्रियम का केस नहीं है, जिससे हम फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते, तो इस एक्सपेंशन को निकाले कैसे। तो यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम बोलेंगे भाई जितनी एनर्जी यहां पे है उतनी एनर्जी यहां पे भी होनी चाहिए। अब वो लगाएंगे कैसे, तो देखो बेटा, इस लाइन को मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया है। रेफरेंस लाइन कहने का मतलब है मैंने मान लिया कि यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, ये लोएस्ट पॉइंट है।
अगर इस लाइन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी जीरो है तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी थोड़ी सी ज्यादा है, और उसको क्या लिखेंगे हम, एम जी मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज एक्स। तो यहां पे इसके पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू एम जी एक्स। क्या यहां पे इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि किसी भी टाइप का कोई एक्सपेंशन। फिर जब ये नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। भाई ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। इस पॉइंट पे क्या इसके पास कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है इसके पास, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि भाई ए पे और बी पे अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी तो देखो दोनों जगह पे नहीं है, यहां भी नहीं है, रिलीज किया तो मैक्सिमम पॉइंट पे भी नहीं है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कहीं नहीं है। यहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो पूरी तरीके से बी पॉइंट पे आते आते कन्वर्ट हो गया किसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल। तो इसमें वन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ है किसमें, अनदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम सॉल्व करते समय हम लिखेंगे कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट बी। प्लीज इसको पूरा लिखना, बाद में हो सकता है समझ में ना आए, नहीं तो, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिख लेना। इसके हिसाब से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgx, और यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। x से ये वाला टर्म कैंसिल और x की वैल्यू आएगी कितनी, 2mg/k, और यही कहलाएगा इसका क्या, मैक्सिमम एक्सपेंशन। तो अगर कभी ये ना बताए कि रिलीज सडनली और स्लोली, और तुमसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछे कि भाई मैक्सिमम कितना एक्सपैंड हो सकता है, तो वो कितना होता है, 2mg/k, जबकि इक्विलिब्रियम में कितना, सिर्फ mg/k। क्लियर है ये, दोनों ही केस पैरेलली समझाने पड़ते हैं बेटा, कि कब mg/k आएगा, कब 2mg/k आता है। होता क्या है कि कई टीचर्स या कई बुक में सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है और सॉल्व करके 2mg/k लिया हुआ है। अचानक से फिर तुम किसी और दूसरे को क्वेश्चन को देखोगे और वहां पे लिखा है mg/k, अब तुम कंफ्यूज होते हो कि सर ये होगा, फिर ये या ये होगा। या फिर कभी कभी जब क्वेश्चन तुम लेके जाते हो टीचर के पास, तो वो ऐसे सॉल्व करके क्या करते, बता देते, तुम बिल्कुल खुश हो जाते, हाँ सर mg/k आएगा। कोई दूसरा क्वेश्चन लेके गया, उनको सॉल्व करके बता दिएगा क्या, 2mg/k। बट कब किसको लगाना है, कब इसको लगाना है, कब इसको लगाना है, ये समझ में नहीं आता। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जब भी ऐसे केसेस होंगे, दोनों को पैरेलली पढ़ो, दोनों ही कंडीशन तुमको पता होनी चाहिए कि कब mg/k आएगा और कब 2mg/k आएगा, कब इक्विलिब्रियम से लगाएंगे सॉल्व करेंगे, और कब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इक्विलिब्रियम से क्यों सॉल्व नहीं किया है वो भी तुमको पता होना चाहिए। क्लियर है ये। तो ये हमने क्या कर लिया, सेकंड क्वेश्चन देख लिया जिसमें वन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अनदर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये, इसको भी नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से देख रहे हैं कि लेट्स से यहां पे हमने क्या कर दिया, एक स्प्रिंग लगा दिया है, राइट, एक वॉल है उससे स्प्रिंग लगाया हुआ है, और हमने मान लिया कि भाई स्प्रिंग जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। अब इधर से एक ब्लॉक है जो 1 किलोग्राम का है, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब इस तरह से क्या करेगा, मूव करता हुआ जाएगा, तो स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, राइट, और इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, इसकी वैल्यू क्या होगी, करो। इसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, करो इसे। एनर्जी जब वो जाएगा और स्प्रिंग को क्या करने लगेगा, कंप्रेस करने लगेगा, तो वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल, राइट, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। और ये जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ठीक एक इंस्टेंट के लिए
इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0, राइट। आएगा, कंप्रेस करेगा 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 इस तरह से और बिल्कुल एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा, यही इसका मैक्सिमम कंप्रेशन है। उसके बाद वो अलग बात है कि वापस से स्प्रिंग क्या होगा, एक्सपैंड होगा और फिर पीछे चला जाएगा, बट हमें बताना है कि वही मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ है। तो ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन हम ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ ब्लॉक वो कन्वर्ट होगा किसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने लिखा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, राइट। हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसल, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मास गिवन है 1, वेलोसिटी गिवन है 10, तो स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100, डिवाइड बाई k की वैल्यू कितनी है 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मीटर, राइट। तो x जो होगा, जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो कितना होगा, 1 मीटर, वो हो जाएगा 1 मीटर। इसी तरह से राइट, थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अगेन इन्हीं के बीच में जो भी क्वेश्चन होगा वो आपस में उन्हीं का कन्वर्जन होगा। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, राइट, इस तरह से दिया हुआ है कि हमारे पास एक इस तरह का प्लेन है, जो प्लेन है ये कैसा है, स्मूथ है, जो प्लेन दिया हुआ है वो स्मूथ दिया हुआ है। अब यहां पे एक स्प्रिंग लगा दिया हुआ है, लेट्स से स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, 10 न्यूटन पर मीटर। यहां से एक ब्लॉक है 1 किलोग्राम का, जिसको हमने क्या किया है, रिलीज किया है। तो एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कितना है, 1 किलोग्राम का, और जो हाइट है ये गिवन है कितना, 10 मीटर। हमें पता है कि अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो नीचे आएगा और स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। क्वेश्चन फिर से वही पूछा हुआ है, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। सॉल्व कर लो चलो। आंसर 2√5 मतलब √20 मीटर। अब इसमें क्या लगाएंगे, यहां पे इसके पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो नीचे आते आते कन्वर्ट हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी, फिर वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था वो पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट्स से ये पॉइंट है ए और यहां पे हमने मान लिया पॉइंट बी, तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए कन्वर्ट हो गया किसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट बी, राइट, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, mgh, और यहां पे लिखेंगे हाफ kx स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 ऊपर आ गया, नीचे आएगा क्या, k मतलब 10 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा x, है ना। तो यहां से आंसर आ रहा है क्या, x इज इक्वल टू √20 मीटर, सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन इससे से दिया हुआ है कि हमारे पास एक इस तरह का क्या है, सरफेस है, राइट, ऐसा सरफेस मान के चलो, और जो सरफेस है ये रफ है, राइट, जो सरफेस है वो रफ है। ये वाली हाइट दी हुई है 10 मीटर और ये हाइट गिवन है लेट्स से 2 मीटर, राइट। यहां से एक 1 kg के ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, रिलीज किया, राइट, यहां से हमने रिलीज किया। अब कायदे से होना ये चाहिए कि सिंस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, वो कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और जब यहां पहुंचेगा तो कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा और बाकी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। लेकिन ऐसा नहीं, रफ सरफेस होने की वजह से जब ये नीचे आया तो क्वेश्चन है कि ये वापस यहां पे आके रुक जाता है, राइट, यहां से इस तरह से आता है और यहां पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके फिर से क्या होता है, रुक जाता है। क्वेश्चन तुमसे पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, चलो करो। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो बेटा, अगेन यहां पे वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स पूछा है, कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने ए, लेट्स से, और इसे मान लिया क्या, बी। हम लिखेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए माइनस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बी,
यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg, हाइट कितनी गिवन है 10 मीटर, माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट बी, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी यहां भी कितनी है 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg इंटू 2, तो कितना हो गया mg इंटू 8, मास कितना है 1 इंटू 10 इंटू 8, कितना आएगा 80 जूल। बट अगेन फिर तुमको वही ध्यान रखना है कि मान लो ऑप्शन ऐसा रहा, इफ ऑप्शंस आर, सारा खेल रहेगा बेटा ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, अगर ऑप्शन दे दे, पहला दे दे 80 जूल और दूसरा दे दे -80 जूल, तो हमें चूज करना होगा क्या -80 जूल। हम इससे क्या करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम ध्यान देंगे कि यार जिधर ये जाएगा फ्रिक्शन क्या लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आंसर क्या रहेगा -80 जूल। क्लियर है ये? जल्दी से देखो इसे। अगला पार्ट जो मैं क्या कर रहा ले रहा एग्जांपल, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इंटीग्रेशन के टाइम पे। फिर इंटीग्रेशन के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या किया था एग्जांपल लिया था और वहां पे प्रॉपर तरीके से क्या किया डिराइव किया हुआ है। तो आई होप इंटीग्रेशन वाला पार्ट तुमको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पे मैं सिर्फ क्या करूंगा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, है ना। समझाने वाला जो भी पार्ट था बिल्कुल एक एक डिटेल लेके कब क्या कैसे करना है किस टाइप से करना है वो मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है समझा दिया हुआ है। तो अलग अलग टाइप का केस ले रहा, पहला केस ले रहा मैं सिंपल सा है बिल्कुल, कि ये हमारे पास क्या है सरफेस है और एक m मास का ब्लॉक है या बॉल है h हाइट पे, तो पूरा का पूरा m मास सरफेस से कितनी हाइट पे है h हाइट पे है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे mgh, राइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा आएगा mgh। फिर हमने यहां पे लिया सेकंड केस। सेकंड केस में हमने क्या किया है एक रॉड लिया हुआ है और हमने कहा कि भाई रॉड का मास है m और लेंथ कितना है l और सरफेस से लेट्स से d हाइट पे, राइट, सरफेस से d हाइट पे, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgd, क्योंकि मैंने ये भी बताया है कि जब हम mgh फॉर्मूला लिखते हैं, राइट, तो h वो हाइट है जहां पे क्या है m, है ना, m टोटल वो मास है जो सरफेस से h हाइट पे है, तो ये पूरा का पूरा मास h हाइट पे है। इसमें रॉड को हमने जरूर ऐसे लिखा हुआ है, पर रॉड का जो मास होता है वो कहां होता है इसके लेंथ में, राइट, इसके लेंथ में होता है, और पूरा का पूरा रॉड सरफेस से कितने हाइट पे d हाइट पे है, जिसकी वजह से इसको हमने क्या लिख दिया mgd। बट अगर हम क्या करें इस तरह का केस ले, मान लो थर्ड केस हमने ऐसा ले लिया जिसमें रॉड को हमने क्या किया है इस तरह से रखा है, रॉड को ऐसे रखा है और हमने बोला रॉड का मास कितना है m और लेंथ कितना है l, और हमने बोला इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करनी निकालनी है। याद आ रहा है कुछ, है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करनी कैलकुलेट करनी है। तो हम कंसीडर करते हैं कि रॉड किससे मिलके बना होता है बहुत सारे कॉइन से, है ना, और हर कॉइन का जो मास है, सॉरी हर कॉइन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सरफेस वो क्या है अलग अलग। तो हमें इसका पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना होगा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया एक छोटा सा कॉइन कंसीडर कर लिया जिसका मास हमने माना कितना dm, लेंथ कितनी dx और सरफेस से कितने हाइट पे x हाइट पे। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे du इज इक्वल टू dmgx और पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट, पर यहां पे हम फंस जाएंगे, अलग अलग फंक्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। हम बोलेंगे कि dm जो हो जाएगा, राइट, वो जाएगा m बाई एल इंटू dx के इक्वल, राइट, dm जो हो जाएगा वो जाएगा कितना m बाई एल इंटू dx, यूनिटी मेथड से निकाल सकते हैं, और इसको यहां पे हमने क्या कर दिया पुट कर दिया। तो हमने लिखा du इज इक्वल टू m बाई एल जी एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे। m बाई एल और g ये क्या है कांस्टेंट है, टोटल मास टोटल लेंथ और g की वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर आएगा, क्या वेरी कर रहा है x, कहां से कहां तक 0 से l तक, तो 0 टू l और ये मान लिया 0 टू u आ जाएगा m बाई एल और g बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू l, जिसकी वजह से आ जाएगा l स्क्वायर बाई एल जी, और अगर लिमिट पुट करेंगे तो यही क्या हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2, l से ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल जी कितना आएगा हमारे पास mgl बाई 2, राइट, ये आ जाएगा mgl बाई 2। इसको हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि इसका टोटल लेंथ कितना है l और सेंटर ऑफ मास कहां पे है l बाई 2 पे। मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ मास का मतलब हुआ, जो डिस्कस हम क्या करेंगे बाद में करेंगे, वो ये कि हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मास है वो कहां पे है l बाई 2 पे। जब पूरा मास h पे था तो mgh लिखा था,
पूरा मास डी पे था तो mgd लिखा था, अब इसमें हम मान सकते हैं कि पूरा मास कहां पे है, L/2 पे कंसीडर्ड है, राइट। वही वो उसका कहला जाएगा सेंटर ऑफ मास, हम डिस्कस करेंगे इस चीज पे। बट फिर हम यहां पे ले रहे हैं क्या, केस फोर्थ, राइट, फोर्थ केस। अब इसमें हमने ये कंसीडर कर लिया हुआ है कि मान लो हमारे पास क्या है, एक चेन है, राइट, एक चेन है और उस चेन का कुछ पार्ट रखा हुआ है कहां पे, टेबल पे, और रिमेनिंग पार्ट है कहां पे, नीचे लटका हुआ है। अब इसको ऐसे देता है कि जो चेन है इसका मास है m और लेंथ है कितना, l, और बोला 1/nth पार्ट कहां लटका हुआ है, नीचे लटका हुआ है। तो अगर 1/nth पार्ट नीचे लटका हुआ है मतलब इसका मास सॉरी लेंथ कितना हो गया, L/n, राइट। इसका लेंथ हो गया कितना, L/n। इसका मतलब हो गया जैसे मान लो टोटल लेंथ है L, तो 1/3 पार्ट नीचे लटका हुआ है, मतलब L/3 नीचे लटका है, L/5, L/6 ऐसे करके दिया हुआ है। पूछा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हैंगिंग पार्ट, जो पार्ट लटक रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, लेंगे यहां पे हम जीरो मानते हुए क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो अगर इसको जीरो मानते हुए हम क्या करें, निकाले, तो थोड़ा सा देखो ये रॉड जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ऐसा लगा जैसे ये रॉड ही है जो इस तरह से। और रॉड के लिए हमने निकाला है mgl/2, मास इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं या लेंथ। इसके लिए अगर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, तो हम चाहे तो इसको जीरो से लेके L/n तक लिमिट करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें लिमिट जीरो से कहां तक रखा हमने, L तक रखा हुआ है, उसमें L/n तक करके सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा। बट अगर यार हमने उसको सॉल्व कर लिया है तो इसको क्यों फॉर सॉल्व करें, सीधा लिख सकते हैं ना, है ना। इसमें मास कितना था m, लेंथ कितना था L, इसमें मास कितना है, लटके पार्ट का मास कितना है m/n। तो जो पार्ट हैंग कर रहा है उसका मास कितना है m/n। यार अगर लेंथ 1/3 है तो मास भी क्या होगा, 1/3 होगा, और लेंथ भी पता है, क्यों सॉल्व करें। हम बोलेंगे सीधा सीधा मास कितना लिखेंगे, m/n इंटू जी इंटू L/2m। L/n तो वैसे भी लेंथ आता और डिवाइड बाई 2 भी तो आता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गया कितना, mgl डिवाइड बाई 2n²। इसको एज अ फॉर्मूला तुम क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उसका 1/3 पार्ट नीचे लटका हुआ है, हैंगिंग पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितना, ऐसे। तो सीधा तुम बता सकते हो mgl डिवाइड बाई 2n²। n की वैल्यू अगर 3 दे दे, बोला है 1/3 पार्ट लटका हुआ है, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या करोगे, 3 रख दोगे, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 mgl बाई 18। आंसर ऐसे क्या कर सकते हो, दे सकते हो। क्लियर है ये, कंफ्यूजन तो नहीं इसमें कि सर ये कैसे आया, क्लियर है ना, गुड, नोट कर लो सारा। अरे कर लिया, चलो देखो, बकवास करा लो, बिल्कुल खुश हो जाते हो, चेहरे में हंसी फूट पड़ती है, चेहरा खिलखिला उठता है, बकवास करा लो बस। कर लिया ये। अब यहां जो हमने क्या किया, देखा है कि भाई जो हैंगिंग पार्ट है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख रहा है, mgl डिवाइड बाई 2n²। यहां से एक क्वेश्चन क्या होता है, जनरेट होता है, उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, देखना है, उस क्वेश्चन को हमें देखना है। देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसा है कि टेबल पे उसी तरह का हमने क्या कर रखा है, चेन रखा हुआ है, टोटल मास m है, टोटल लेंथ कितना है L, और इनिशियली हमने बोला कि इसका L/n पार्ट क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, L/n पार्ट हैंग हो रहा है इस तरह से। और मान लो सिंस फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको रोकने के लिए हमें यहां पकड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कोई तो फोर्स चाहिए जो इसके मास को बैलेंस कर, वेट को बैलेंस कर पाए। तो मान लो इसको हमने पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे हम रिलीज करेंगे वैसे ही नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तुमने कभी ऑब्जर्व किया हो तो ये देखा होगा, राइट, पहले धीरे धीरे गिरेगा, फिर अचानक से जब गिरता है तो लास्ट वाला पार्ट सबसे ज्यादा वेलोसिटी से क्या होता है, गिरता है। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा हुआ है कि जब अगर मान लो इसको हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो चेन का लास्ट पार्ट जब टेबल को छोड़ रहा होगा, टेबल से गिर रहा होगा, तो उस पार्ट की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन आया समझ में, कि अगर मान लो हमने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है, तो चेन का लास्ट पार्ट जब टेबल को क्या कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा, वहां से गिर रहा होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। मैं डायग्राम से इसको क्या कर दे रहा, समझा दे रहा, कि जैसे बोला हुआ इस तरह से कि मान लो ये गिरने लगा, तो ये लास्ट पार्ट जब बिल्कुल यहां से गिर रहा होगा,
तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी या वेलोसिटी कितनी होगी, और जब गिरेगा तो भाई इसका पूरा जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, L, राइट, पूरा इस तरह से। अब मुझे पता है कि इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यार पोटेंशियल एनर्जी जितना कम हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ गया होगा। बट पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन चाहिए, राइट। पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन चाहिए। वो रेफरेंस लाइन मैं क्या लूं तुम मुझे बताना। मैं यहां पे ऑप्शन दे रहा हूं। पहला हमने बोला, मैं यहां पे ड्रॉ नहीं कर रहा, पहला मैंने बोला कि ये रेफरेंस लाइन ले लिया। तुम समझ रहे हो मेरे रेफरेंस लाइन बोलने का मतलब, जहां पे पोटेंशियल जीरो लेके चलेंगे और उसके कंपैरिजन में उसके रिलेटिव में लिखेंगे। पहला मैंने बोला टॉप पे ले लो, दूसरा मैंने बोला ये वाला जो पॉइंट है, राइट, इसको रेफरेंस लाइन मान लो और यहां पे जीरो ले लो, राइट। ऑप्शन दे रहा मैं, ये दे रहा मैं पहला यहां पे, दूसरा इसके बॉटम पे, और तीसरा मैं दे रहा यहां पे, राइट। ये मेरा तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा बेस्ट होना चाहिए, कौन सा बेस्ट होना चाहिए, सबसे ऊपर में रेफरेंस लाइन लेके सॉल्व करूं, सेकंड वाला या थर्ड वाला? फर्स्ट, जो पहला रेफरेंस लाइन होगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट काम करेगा। समझो क्यों? सेकंड लेने का कोई मतलब नहीं बेटा। अगर इसको जीरो लोगे तो इसके लिए पॉजिटिव होगा, अब इतने के लिए पॉजिटिव, लेकिन इतने के लिए, अब उसी के लिए पॉजिटिव भी निकालो नेगेटिव भी निकालो, कोई सेंस नहीं बनता। अगर तुमने तीसरा लिया तो नो डाउट इसके लिए तो तुम सीधा लिखोगे, इसके कंपैरिजन में यहां के हिसाब से ये वैल्यू कितनी होगी, mgl/2। यार इसके हिसाब से इस पूरी की कितनी होगी, mgl/2। लेकिन यहां के हिसाब से क्या इसके लिए तुम लिख पाओगे क्या? दिक्कत हो जा रही है ना यार, ये पार्ट तो आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है ना, ये दिक्कत हो जा रही है। हाँ, यहां से अगर लेते तुम लिखते mgl/2n²। अभी सीखा है हमने, बॉटम मोस्ट पॉइंट्स अगर हम लिखें तो यहां से लिख रहे हैं तो इसके लिए आसान हो जा रहा है mgl/2n², पर इसके लिए झंझट हो जा रहा है। यहां से लिख रहे हैं तो इसके लिए आसान हो जा रहा है कितना, mgl/2, पर इसके लिए फालतू का बकवास हो रहा है। इसलिए हम सेकंड या थर्ड वाला केस नहीं लेते। इस पॉइंट को भी क्या कर लो, समझ लो कि क्यों रेफरेंस लाइन कहां से लेते हैं। भाई लेने को तुम कहीं से ले सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है, पर हम वहां से लेंगे जहां से चीजें क्या रहेंगी, आसान। अब अगर हमने यहां से रेफरेंस लाइन लिया यहां से, तो हमने ये मान लिया है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। मतलब इस लेइंग पार्ट के लिए तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है। अब समझो बेटा इसके लिए कितना होगा, यहां के कंपैरिजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgl/2n², माइनस में कितना होगा, माइनस में। बात आया समझ में? अगर बॉटम से, राइट, अगर बॉटम से कोई 10 है तो टॉप से लिखोगे तो वही क्या हो जाएगा, -10। क्लियर है ना, सीधा सा है कि भाई इस रॉड के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहां से तुम कितना लिख रहे हो, अगर 10 जूल तो यहां से कितना लिखना पड़ेगा, -10 जूल, है ना। तो ये हमें समझ में आ गया कि इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूंगा टॉप से तो मैंने लिख दिया U इनिशियल इज इक्वल टू -mgl/2n²। सिंपल सा हो गया। और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, -mgl/2, सीधा सा। अगर यहां से mgl/2 था तो यहां से -mgl/2 होना चाहिए। अगर यहां से ये mgl/2n² तो टॉप से कितना होना चाहिए, -mgl/2। ऐसे हम दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं। बात आया समझ में? इसलिए कहां पे लेना चाहिए वो भी थोड़ा सा क्या करता है, मैटर करता है। यहां से अगर हम लेंगे तो दोनों के लिए आसान हो जाएगा, बस एक ही अंतर आएगा कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब इनमें से U1 ज्यादा है या U2 ज्यादा है, क्या ज्यादा होना चाहिए, U1 क्या ज्यादा होना चाहिए। कैसे? यहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे नीचे की तरफ सरकेगा पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात आई समझ में? तो हम यहां पे अगर क्या करना है, निकालना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ चेन, राइट, वो क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी जितना कम काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा, सीधा सा बात है।
तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज लिख दिया मैंने यहां पे, सोचो जल्दी जल्दी, राइट? चेंज इन पोटेंशियल, भूख लग रही ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना, तो इनिशियल माइनस फाइनल, U1 माइनस U2, इसके लिए लिखेंगे माइनस mgl डिवाइड बाई 2n स्क्वायर, माइनस mgl बाई 2, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट? ये हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgl बाई 2 है और यहां पे माइनस mgl बाई 2n स्क्वायर है, क्या कॉमन निकल जाएगा, mgl बाई 2, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। n की वैल्यू 2, 3, 4 जो भी रखोगे, तो बेटा मान लो 2 रखा तो 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 कितना, 3/4, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगा, है ना? इसी को जब तुम बुक्स वगैरह में देखो तो बड़े अजीबोगरीब से डेरिवेशन दिया हुआ है, तो डेरिवेशन वगैरह करके तो कंफ्यूजन होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तुमने सही से समझा है कि भैया यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे 0 लोगे तो यहाँ पे कितना, -10, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 मानना काफी सिंपल हो जाएगा। इसके लिए वही वैल्यू जो यहां से होनी चाहिए इसको माइनस लिख देंगे, इसके लिए वही वैल्यू जहां से होनी चाहिए इसको क्या लिख देंगे, अगेन माइनस ही लिखेंगे। क्लियर है ये? अब ये नीचे की तरफ गिरा है, मतलब इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, तो कितना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो हम निकाल लेंगे। यहां जो लिखा हुआ है तुम चाहो तो उसको एज अ फॉर्मूला क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। कभी कभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछता, बल्कि क्या पूछ लेता है, वेलोसिटी। कभी कभी ये नहीं पूछेगा कि लास्ट पार्ट का काइनेटिक एनर्जी कितना है, पूछेगा लास्ट पार्ट की वेलोसिटी। तो बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया है तो इसको इक्वेट कर लेंगे किससे, हाफ mv स्क्वायर से, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? चलो नोट कर लो इसे। चलो देखो बेटा, तो यहां पे जो अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चन देखे हैं, वो क्वेश्चन देखे हैं कन्वर्जन के, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक में। इसी तरह से इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है, राइट? इक्विलिब्रियम या साथ ही साथ ग्राफ का क्वेश्चन भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन पहले हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ का देख रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि हमारे पास ग्राफ है और ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, राइट? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, और ये ग्राफ गिवन है इस तरह से, है ना? सिंपल सा ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, और इसके लिए दिया हुआ है ड्रॉ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फॉर अबव ग्राफ। इस ग्राफ के लिए ये जो दिया हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना है, एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। कर सकते हो, राइट? ये क्वेश्चन वैसे हो गया कि मान लो तुमको वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दे और तुमसे पूछे एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का बनाओ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का बनाओ, ऐसे दिया हुआ है। u वर्सेस x दिया हुआ है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है पूछा हुआ है। चलो ट्राई करो एक बार। हुआ है फोर्स वर्सेस x हमें क्या करना है, बनाना है। तो इसका मतलब है पहले तो मुझे पता चलना चाहिए कि यार इनसे फोर्स को मैं निकालूं कैसे, कैसे निकालूं मैं फोर्स को। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। भैया इतने टाइम से यही तो पढ़ रहे हैं यार, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है ये? मुझे एक चीज बताओ जरा, इसका स्लोप मैं क्या लिखूंगा, डी यू बाई डी एक्स, और इसका स्लोप कैसा दिख रहा है तुमको, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कौन क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। कांस्टेंट या वेरिएबल, मतलब जो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। देखा, पहली चीज तो भैया स्लोप पॉजिटिव है, ये भी तुमको समझ में आ जाना चाहिए। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है, ये भी समझ में आ जाना चाहिए। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप विच इज डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव कांस्टेंट, और अगर ऐसा है तो जो फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तो स्लोप ही है ना, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव कांस्टेंट। आया समझ में? भाई डी यू बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव कांस्टेंट। मतलब पहली चीज तो क्या होगा, अगर हम एक तरफ पे फोर्स ले लें और एक तरफ पे डिस्प्लेसमेंट ले लें, तो पहली चीज तो वो होगा नेगेटिव, और नेगेटिव भी कैसा, कांस्टेंट। तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ग्राफ मिलेगा इस तरह से, नेगेटिव कांस्टेंट। आया? चलो लिख लो।
इसी तरह से हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, और वो दिया हुआ है U इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx, ऐसे दे दिया हुआ है, जहां पे बोला हुआ है a और b जो है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव वैल्यू है। तुमसे एक्चुअली क्वेश्चन दूसरा है, इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर दे रहा। पहला क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम में x की वैल्यू कितनी होगी वो तुमको क्या करना है, निकालना है ना। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स क्या, जीरो। तो भैया फोर्स को अगर जीरो करना है तो सबसे पहला काम मेरा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से क्या निकालना है, फोर्स का इक्वेशन। तो तुम्हारा काम वही है, इस इक्वेशन से फोर्स कैसे निकालना है वो निकाल लो। निकाल सकते हो बेटा, है ना, करो। इसमें बोला हुआ है कि हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी किसमें, इक्विलिब्रियम के टाइम पे। और इक्विलिब्रियम डिफाइन किया जाता है फोर्स से, राइट। कि अगर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में। तो भैया पहले का काम क्या होगा हमारा, इससे फोर्स का इक्वेशन निकालना। और फोर्स का इक्वेशन निकालेंगे कैसे, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस भी साथ में लगाएंगे। तो जगह माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू की जगह क्या पुट करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मान लो माइनस से कंफ्यूजन हो रहा है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। बी बाहर निकलेगा, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा कितना, 1, तो क्या बचा बी। फिर माइनस ए बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हो जाएगा माइनस 2ax। तो यहां से हमें मिल गया फोर्स का इक्वेशन, F इज इक्वल टू बी माइनस 2ax। ये है फोर्स का इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम F की वैल्यू कितनी, 0। तो हम यहां से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू बी माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी, b डिवाइड बाई 2a। ये आ गया। ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा हुआ है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करना है, निकालना है। तो पहले तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे x की वैल्यू क्या है वो निकालेंगे, और उसी x की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो सेकंड लिखा हुआ है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो हम लिखेंगे भाई एट इक्विलिब्रियम x की वैल्यू कितनी है, b बाई 2a। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, a x की जगह पे क्या पुट करेंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b, फिर x की जगह पे b बाई 2a। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो क्या बच रहा है हमारे पास, अच्छा a b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, राइट। इस a से a स्क्वायर टर्म कैंसिल, तो b स्क्वायर बाई 4a माइनस b स्क्वायर बाई 2a क्या आ जाएगा, राइट, माइनस b स्क्वायर बाई 4a। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी एट इक्विलिब्रियम, राइट। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है, ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। सिंस है तो इक्विलिब्रियम में, ये पूछा किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। क्या आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे, कुछ बोला था कि कुछ चीज याद रखो। किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे पता, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या ए नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, क्यों, मान लो ए नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो पाएगा क्या। बट यहां पे क्या बोला है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट, राइट। तो इनके नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, ये नेगेटिव है तो कैसा कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, राइट। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में ही आया हुआ है, जो तुमको क्या करना है, सॉल्व करके आना है। क्वेश्चन बिल्कुल यही है, बस वैल्यू बदली हुई है। u दिया हुआ है a डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 12 माइनस b डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 6, राइट। या तो पहले 6 था बाद में 12 है, या पहले 12 है बाद में 6 है, जो भी जैसा है, क्वेश्चन इसी तरह का पूछा हुआ है। और क्वेश्चन यही पूछा है
फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ये दिया हुआ है, क्लियर है ये, है ना? तो इसको कल देखेंगे और कल ही शुरू करेंगे हम पावर वाला पार्ट। ये हो गया हमारा पूरा वर्क एनर्जी वाला पार्ट, कल से शुरू करेंगे आप पावर वाला पार्ट। क्लियर है ये? चलो, थैंक यू।